नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को लेकर के। तो इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उन तमाम खबरों को आप तक पहुँचाया जाता है। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी जोड़ा जाता है, उससे जो प्रमुख तथ्यात्मक अवधारणाएँ होती हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने की स्थिति में हो। तो चलिए इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आज के लिए आपका क्या है। तो पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, हाल ही में लोकसभा में संविधान यानी 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इस विधेयक का उद्देश्य भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपी केंद्रीय या राज्य मंत्रियों की नज़रबंदी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। तो हमें बताना क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प के चयन से पहले चलिए एक वीडियो देख लीजिए आप। ये कागज़ देख रहे होंगे किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, बिल फाड़ा गया था। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न ही एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। तो जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने इस बिल को पेश किया, 130वां संविधान संशोधन बिल को ही विधेयक बोलते हैं। तो जब ये कोई भी संविधान संशोधन का बिल होता है वो पारित नहीं होता है तो वो उसे विधेयक बोलते हैं। जब वो पारित हो जाता है तो उसे कानून बन जाता है। ठीक है, और ये संसद द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। तो अभी जो है ये भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो या केंद्रीय गवर्नमेंट में हो या राज्य मंत्रियों की नज़रबंदी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। तो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचार हेतु भेजा गया। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल के संबंध में मौजूदा कानूनी ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए 3 विधेयक पेश किए। इन विधेयकों में शामिल है कौन कौन से, तो संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। तो ये 3 विधेयक पेश किए गए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो विधेयक के मुख्य बिंदु और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो मंत्रियों को हटाने के लिए कानूनी प्रावधान तैयार करना, ताकि संवैधानिक नैतिकता, सुशासन के सिद्धांत और जनता के संवैधानिक भरोसे की रक्षा की जा सके। तो अभी जब ये बिल पेश हुआ लोकसभा में तो वहाँ पर बिल को फाड़ा गया और वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री के ऊपर जो है उस बिल को फेंका गया। ठीक है, तो यहाँ पर नैतिकता हमारी क्या कहती है कि जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, वो नैतिक आचरण बनाए रखें। ये भी ज़रूरी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो एक तरीके से रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। तो जब इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है तो कहीं ना कहीं भारत की छवि भी खराब होती है। इससे सुशासन के सिद्धांत और जनता के संवैधानिक भरोसे की रक्षा की जा सके। 130वां संशोधन विधेयक, इसमें संविधान के अनुच्छेद 75, अब ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 164
ये राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 339 ए यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है। इनमें संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 239 क्लॉज ए। ठीक है, हटाने का आधार क्या है? तो यदि किसी मंत्री को किसी कानून के तहत अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है और वह अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा योग्य है तो हटाने की प्रक्रिया लागू होगी। इसमें समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है। तो मंत्री को हटाने या इस्तीफा देने की प्रक्रिया हिरासत में लिए जाने के 31वें दिन से शुरू की जानी चाहिए। यानी कोई भी मंत्री है, अभी हाल ही में जो दिल्ली गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें जब गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो जेल से ही वहाँ से वो अपना शासन चला रहे थे। तो क्या है कि अब जो ऐसा कंडीशन जब भी हो तो ऐसा ना हो कि जेल से शासन चलाएं। ठीक है, जब 30वां दिन बीत जाएगा तो 31वें दिन जो है ये हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसीलिए यह बिल लाया गया है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के पास होगा, लेकिन यह काम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। यदि मामला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का है तो उन्हें गिरफ्तारी या हिरासत के 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो केंद्रीय मंत्रियों के मामले में पद से हटाने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी। राज्य मंत्रियों के मामले में यह सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाएगी। साथ ही विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के मामले में सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा उपराज्यपाल को दी जाएगी। तो 3 जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से? पुडुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे वो अपना जो सिफारिश है वो उपराज्यपाल को देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मामले में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। वे स्वयं इस्तीफा दे सकते हैं या फिर हिरासत या गिरफ्तारी की स्थिति में 31वें दिन के बाद स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। तो ये मेन मामला है। ठीक है, स्वतः पद समाप्ति की बात करें तो अगर 31वें दिन तक आवश्यक कार्रवाई या हटाने की सलाह या स्वयं इस्तीफा नहीं होती है तो संबंधित व्यक्ति अगले दिन से मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। पुनर्नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद या जमानत जिसे हम लोग बोलते हैं, उस जमानत होने के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मंत्रियों को पद से हटाने हेतु मौजूदा प्रावधान क्या है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत यदि किसी विधायक, सांसद को कुछ आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो वह चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। विधि आयोग की रिपोर्ट की बात करें जो 170वीं रिपोर्ट थी, इसमें सिफारिश की गई थी कि जिन अपराधों में 5 साल तक की सजा हो सकती है उनमें केवल आरोप तय होना ही अयोग्यता का आधार माना जाए। यानी सिर्फ आरोप लग गया, अभी आरोप जो है वो उसका निर्णय नहीं आया, सिर्फ आरोप लगाया गया है, उसी के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो विधि आयोग की ये रिपोर्ट थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 2 देशों के बीच उल्टी फ्रीडम शील्ड UFS अभ्यास आयोजित किया जाता है। किन के मध्य किया जाता है ये आपको बताना है। तो भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी कह रहा है चीन और उत्तर कोरिया। तो अभी जो है यह अभ्यास जो है दक्षिण कोरिया के ओसान एयरबेस में आयोजित किया गया। और किनके मध्य किया गया? तो दक्षिण कोरिया एक तो है, ठीक है, और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो उल्टी फ्रीडम शील्ड 2025
ये जो है ये आयोजित किया गया। कब से कब तक? तो 18 से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। ठीक है। और यह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के ओसान एयरबेस गयोंगी डो में आयोजित किया गया। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की 7th एयरफोर्स और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया। साथ ही साथ इसका उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त अभ्यास सभी देशों में संचालन, संयुक्त अभियानों और सरकारी एजेंसियों के समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए ये किया गया था। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह एक रक्षा उन्मुख अभ्यास है जिसमें लाइव फायर, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक और मैदान प्रशिक्षण शामिल है। इसके महत्व की बात करें तो यह अभ्यास जो है रॉक यूएस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो आदि कर्मयोगी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आदि कर्मयोगी क्या है? ये जो है जनजातियों से संबंधित एक कार्यक्रम है। अब इसका आंसर बताना है तो मैंने हिंट तो बता ही दिया। चलिए फिर भी आप प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी कह रहा है जनजाति कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी कह रहा है युवा कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यह जो है जाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आदि कर्मयोगी इसका शुभारंभ जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा की आधिकारिक शुरुआत की गई है। आदि कर्मयोगी अभियान की आधिकारिक शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अभियान विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम बनने की दिशा में कार्य करने की सोच रहा है। मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है, जवाबदेही और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है, स्थानीय नेतृत्व के अवसर सृजित करना है। तो ये 3 मुख्य लक्ष्य हैं। इसका सिद्धांत क्या है? तो यह अभियान सेवा, संकल्प और समर्पण के मूल्यों पर आधारित होगा और यह पहल सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को आगे बढ़ाएगा। विशेष कार्यक्रम की बात करें तो यह जनजाति गौरव वर्ष का हिस्सा है और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ये कार्य करेगा। ठीक है। प्रमुख क्रियान्वयन योजनाओं की बात करें तो इसमें प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य से लेकर गांव स्तर तक यानी गवर्नेंस लैब, वर्कशॉप, प्रोसेस लैब आयोजित किए जा रहे हैं। इसके शुभारंभ की बात करें तो 10 जुलाई 2025 से ये किया गया है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण का कार्य जारी है। साझा विकास योजनाओं की बात करें तो जनजाति समुदाय और सरकारी अधिकारी मिलकर 1 लाख जनजाति गांव विजन 2030 तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना में कार्यरत योजनाएं और निवेश रणनीतियां भी शामिल होंगी। परिवर्तन लीडर्स नेटवर्क की बात करें तो देश भर के 550 जिलों और 30 राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लाख परिवर्तन लीडर्स का नेटवर्क बनाया जाएगा। ये लीडर्स जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने में भूमिका निभाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत और चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो अब देखिए ये क्यों चर्चा में है। तो अभी जो है चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच कुछ वार्ताएं हुई और इस दौरान बहुत सारे फैसले लिए गए, तो इसलिए यह चर्चा में है। अब देखिए अक्सर आप सुनते होंगे समाचार खबरों में कि जो है बाइकआउट चाइना, ठीक है, जब भी दिवाली आता है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो उस समय जो सामान होते हैं बाज़ार में, मार्केट में, वो एक प्रसारित किया जाता है कि बाइकआउट चाइना। लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन है तो उसमें न तो कोई दोस्त होता है न ही कोई दुश्मन। समय की परिस्थिति होती है जिससे हम जो है अपने आप को मोड़ लेते हैं। तो कभी जो है अमेरिका प्रो इंडिया हुआ करता था और वर्तमान में क्या है वो देख रहे हैं किस तरीके से एंटी इंडिया हो गया है, यानी 50% टैरिफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है अपने विदेश नीति को इस प्रकार से ढालें, इस प्रकार से संचालित करें कि आने वाले समय में हमें जो भारत की आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल हों, साथ ही साथ
यहाँ की आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती रहे। तो इसी संबंध में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा वार्ता संपन्न हुई है। ठीक है, अभी चल भी रही है, 24वें दौर की अध्यक्षता भी हो रही है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो अभी जो है भारत और चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, यही बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है 50 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 60 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 70 वर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है 75 वर्ष। तो भारत और चीन के मध्य ये 75 वर्ष राजनयिक संबंधों के पूरे हुए हैं। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो चीनी विदेश मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव बढ़ने के बाद से पहली बार भारत की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री ने भारत की विदेश मंत्री के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 24वें दौर की सह अध्यक्षता की है। ठीक है, यात्रा के प्रमुख परिणाम क्या निकले? तो सीमा प्रबंधन पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य सीमा समाधान के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समाधान 2005 के राजनयिक मानदंडों और मार्गदर्शन सिद्धांतों पर समझौते के अनुरूप होगा। परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र के तहत एक विशेषज्ञ समूह और कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तनाव को प्रबंधित करने और तनाव कम करने पर चर्चा शुरू करने के लिए मौजूदा राजनयिक एवं सैन्य स्तरीय तंत्रों का उपयोग करने पर सहमति बनी है। संवाद तंत्र विकसित किया गया है। दोनों पक्षों ने निलंबित द्विपक्षीय संवादों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। देखिए, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान यदि हम संवाद से कर लें, यानी आपसी बातचीत के जरिए कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बावजूद इसके कि हम अपने मन में कोई भी खटास पाले रखें। तो आप दैनिक जीवन में भी इसे उतार सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ आपका अनबन हो और आप जो है सोचें कि हम बात नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया, तो आप उसे बातों के साथ सुलझा सकते हैं। इसमें 2026 में पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पर उच्च स्तरीय तंत्र भी शामिल है। 75 साल के राजनयिक संबंध हुए हैं। भारत और चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 में साल भर विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हवाई कनेक्टिविटी भी बढ़ाया जाएगा। जल्द से जल्द सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बनी और तीर्थ यात्रा भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा का दायरा 2026 से बढ़ाया जाएगा। तो अभी देखें कि जब अक्साई चीन पर विवाद के बाद जो है अभी फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है भारतीयों के लिए खोल दी गई है। ठीक है, सीमा पार नदियों की बात करें तो दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के तहत सहयोग जारी रखने और आपात स्थितियों के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। सीमा व्यापार की बात करें तो लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में अवस्थित है और सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और नाथुला दर्रा जो सिक्किम में अवस्थित है, इन सभी के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये दर्रा याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और नाथुला दर्रा सिक्किम। तो कभी कभी कूट में दे देता है मैचिंग के लिए। ठीक है, तो आप जो है इसे भी तैयार रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है PLFS के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के अनुसार होगा। ठीक है, भारत में कुल बेरोजगारी दर क्या रही है? तो PLFS क्या है? तो ये जो है एक संस्था है जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण नाम, मतलब इसका पूरा नाम है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, तो इसके अनुसार 2025-26 की पहली तिमाही का मतलब क्या हुआ? तो जो हमारा वित्तीय वर्ष चलता है वो कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
ठीक है। और इसको पूरे साल को 4 भागों में बांटा जाता है। तो जो Q1 होता है वो 3 महीने का होता है, ठीक है। चूँकि साल भर में 12 माह, तो 12 माह को जब 4 क्वार्टर में बांटते हैं तो 3 माह आता है। तो एक तिमाही यानी क्वार्टर माह, पहली तिमाही यानी क्वार्टर माह कब से कब तक शुरू होगा, तो 1 अप्रैल से कब तक, अप्रैल, मई और जून, यानी जून तक, ठीक है। ये एक क्वार्टर हो गया। तो इस दौरान PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी Q1 के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर क्या रही है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 6.2%, ऑप्शन बी कह रहा है 5.4%, ऑप्शन सी कह रहा है 7.1%, ऑप्शन डी कह रहा है 4.5%। तो देश भर में कुल बेरोजगारी दर 5.4% रही है, ठीक है। वहीं ये पूरे देश की हो गई, और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो 4.8% ये बेरोजगारी दर रही। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 6.8% रही। अब देखिए, स्टेटमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट भी कर सकता है या डाइवर्ट भी कर सकता है। पूछ देगा PLFS या पूरा नाम दे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जो शहरी बेरोजगारी दर है वो ग्रामीण बेरोजगारी दर की तुलना में अधिक रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट दे कि देश भर में कुल बेरोजगारी दर 5.4% रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग जो है इस खबरों के माध्यम से प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं उन्हें भी आप देखा कीजिए। आप अपने हिसाब से भी तोड़ मरोड़ करके प्रश्न बनाया कीजिए। जब आप खुद से प्रश्न बनाएंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में बेरोजगारी दर PLFS Q1 2025-26 की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी पहली तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया है। समयावधि की बात करें तो यह डेटा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही जो अप्रैल से जून तक के लिए लिया गया है। इसमें कुल बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उसको शामिल किया गया है। तो देश भर में 5.4% है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4.8% है, शहरी क्षेत्रों में 6.8% है। CWS पद्धति पर यह जो है रिपोर्ट जारी की गई है, यानी CWS यानी करंट वीकली स्टेटस में व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब उसने पिछले 7 दिनों में एक भी घंटे काम न किया हो, लेकिन काम खोजने या उपलब्ध रहने की इच्छा दिखाई हो। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हम बेरोजगार कब मानते हैं, तो उसे बेरोजगार तब मानते हैं कि कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो, काम करने की तलाश कर रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा हो, काम नहीं मिल रहा हो, तब हम उसे बेरोजगार कहते हैं। तो यहाँ पर CWS यानी करंट वीकली स्टेटस में व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब उसने पिछले 7 दिनों में एक भी घंटे काम न किया हो। वहीं एक होता है DWS, ठीक है। तो ये CWS देख लिया, और ये DWS यानी एक वीक में जब कोई भी व्यक्ति एक भी दिन काम न करे तो वो बेरोजगार माना जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो पहला
स्टेटमेंट कह रहा है राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है FRBM एक्ट यानी FRBM अधिनियम 2003 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा को कम करना है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2021 तक GDP का 3% से अधिक न हो। ये किसके तहत बात हो रही है? FRBM एक्ट के तहत। ठीक है। तो इस संदर्भ में हमें क्या बताना है? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अभी CAG ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसी के अनुरूप ये क्वेश्चन बना है। तो राजकोषीय घाटा आप लोग जानते होंगे क्या होता है। जब सरकार का कुल व्यय अधिक हो कुल प्राप्तियों की तुलना में। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? उधार को छोड़कर, जो हम लोग ऋण लेते हैं उसे छोड़ करके। तो यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं उधार को छोड़कर। ठीक है। तो ये इकोनॉमी में आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, मुझे पता है। ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय ज़्यादा हो कुल प्राप्तियां कम हो उधार को छोड़ करके। तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इस फार्मूले के अनुसार पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? FRBM अधिनियम 2003 लाया गया था। किस लिए लाया गया था? राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए। तो FRBM अधिनियम 2003 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा को कम करना है। तीसरा स्टेटमेंट है कि राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2021 तक GDP का 3% से अधिक न हो। तो ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। तो अभी क्यों चर्चा में है कि अभी जो है जो CAG है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कौन सी रिपोर्ट? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की अनुपालन में वार्षिक समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसीलिए यह चर्चा में है। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर असत्य कथन की बात कर रहा है ना, न ही 2 और न ही 3 होगा। चलिए यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा 3। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। FRBM अधिनियम पर CAG रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम की अनुपालन स्थिति की वार्षिक समीक्षा, इसे CAG द्वारा प्रस्तुत किया गया है। FRBM अधिनियम 2003 के तहत यह कार्य अनिवार्य है। FRBM अधिनियम को राजकोषीय प्रबंधन में वर्तमान व भावी पीढ़ियों के बीच समता सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक समष्टि यानी व्यापक रूप में और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन के लिए राजकोषीय बाधाओं को दूर करने हेतु बनाया गया है। यह अधिनियम घाटे व ऋण में कमी पर बल देती है, यानी घाटा भी कम हो और ऋण भी कम हो। ठीक है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो GDP के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण यह लगातार घटकर वित्त वर्ष 2020-21 के 61.38% से मार्च 2024 के अंत तक 57% रह गया है। तो यहाँ पर जो ऋण है वो केंद्र सरकार का वो घटा है। कितना हो गया है? पहले 2021 में 61.38% था, जो अब मार्च 2024 में 57% हो गया है। सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी हुई है, यानी वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच केंद्र सरकार के कर्ज की वृद्धि की गति GDP की वृद्धि से
कम रही है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम थी कि वह इस कर्ज को संभाल सके और चुका सके। कर्ज की स्थिरता का आकलन की बात करें तो सार्वजनिक कर्ज चुकाने और सार्वजनिक कर्ज प्राप्त करने का अनुपात 2019-20 के 86.66% से घटकर 2023-24 में 81.46% हो गया है। FRBM अधिनियम के तहत लक्ष्य क्या है? तो केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक यह सुनिश्चित करेगी कि समान सरकारी ऋण, जो केंद्र सरकार का ऋण और राज्य सरकारों का ऋण है, इनको मिला करके, ठीक है, GDP के 60% से अधिक न हो। ठीक है, तो ये लक्ष्य है। केंद्र सरकार का ऋण जो है GDP के 40% से अधिक न हो। तो यहाँ पर सेपरेटली बात करें तो केंद्र सरकार का 40% से अधिक न हो। केंद्र और राज्यों को मिला दिया जाए तो उनका जो ऋण है GDP के 60% से अधिक न हो। राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2021 तक GDP का 3% से अधिक न हो। ठीक है, हालांकि सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक GDP के 4.5% से कम करने का प्रयास करेगी। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वित्त वर्ष में भारत की संचित निधि की प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज पर लिए जाने वाले ऋणों हेतु अतिरिक्त गारंटी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 0.5% से अधिक नहीं होगी। तो ये केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पंपा नदी को किस योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो पंपा नदी अभी इसलिए में चर्चा में है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में इसे शामिल करने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। ठीक है, तो चलिए ये किस नदी में शुरुआत की गई है? तो यह योजना बना रही है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो केंद्र सरकार ने पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लक्ष्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य प्रमुख नदियों की साफ सफाई, संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण करना है। केंद्र द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो पंपा नदी का संबंध सबरीमाला मंदिर, मरामोन सम्मेलन और चेरुकोल पूजा सम्मेलन जैसे धार्मिक आयोजनों से संबंधित है। इसे गंगा के समान धार्मिक पवित्रता प्राप्त है। प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो कई हिस्सों में स्थानीय निकायों द्वारा कचरा फेंकने के कारण प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। नदी किनारों पर क्षरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। परियोजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य होंगे? तो अपशिष्ट जल निस्तारण को रोकना, कचरा हटाना और जल शुद्धिकरण संयंत्र बनाना, नदी तट सुरक्षा हेतु स्टेनिंग वाल्स का निर्माण करना और तकनीकी सहायता राज्य और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को दी जाएगी। पंपा नदी जो है जैविक और अजैविक सुविधाएं प्रदान करती हैं। किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में अवस्थित है और इसकी लंबाई की बात करें तो 176 किलोमीटर ये नदी है। राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आरंभिक बिंदु की बात करें तो पूला चिमलाई पहाड़ी जो पीरमेड पठार पश्चिमी घाट में है, वहाँ पर इसका उद्गम होता है। इसकी प्रारंभिक ऊंचाई की बात करें तो 5410 फीट है। प्रवाह वाले ज़िले कौन कौन से हैं, मतलब किन किन ज़िलों से यह होकर के बहती है केरल के? तो पट्टनम, थिट्टा, इडुक्की, अलप्पुझा वाले प्रवाह वाले प्रशासनिक क्षेत्र हैं और लगभग 30 पंचायतें जो है इससे लाभान्वित होती हैं और एक नगर पालिका जो चेंगबालर नाम से जानी जाती है। नदी बेसिन का क्षेत्रफल की बात करें तो 2235 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल सहायक नदियों की बात करें तो 14 हैं। ठीक है, तो ये पंपा नदी के बारे में कुछ हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन क्या है? ई गवर्नेंस सम्मेलन
जो 2025 है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन बी कह रहा है हैदराबाद, ऑप्शन सी कह रहा है विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी कह रहा है बेंगलुरु। तो ई गवर्नेंस क्या है? जो हमारी गवर्नेंस है वो डिजिटली रूप से बढ़ रही है। जो आप देख रहे होंगे, संसद की कार्रवाई हो या संसद में जो दैनिक कार्य हों या किसी भी राज्य के लिए विधानसभाएं हों, वहाँ जो कार्य चलते हैं वो किसके माध्यम से चलते हैं? डिजिटली रूप से। ठीक है, उससे क्या होता है? एक तो पेपर की बचत होती है, डिजिटली रूप में कार्रवाई होने की वजह से जो पारिस्थितिक तंत्र है उसे नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारे जब पेड़ों की कटाई होती है तब जाकर के पेपर बनता है, तो पेड़ों की कटाई रुक जाती है, पारिस्थितिक तंत्र बहाल होता है। साथ ही साथ जो प्रौद्योगिकी है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जब प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा तो नित नए अवसर जो है उत्पन्न होंगे और नवाचार भी बढ़ेगा और इजी वे में गवर्नेंस हो सकेगा। ठीक है, तो सरकार का यही लक्ष्य है कि ई गवर्नेंस की ओर बढ़ें। तो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन होगा, कहाँ पर होगा 2025 में, यही बताना है आपको। तो ऑप्शन ए कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो यह जो है विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। और कब से कब तक होगा? ये अगस्त चल रहा है, सितंबर माह में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो 28वीं राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन, इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 22 से 23 सितंबर 2025 के मध्य होगा और स्थान कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, आयोजक स्थान की बात करें तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे मैटी भी हम बोलते हैं, ये दोनों मिलकर के करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार जो है ज्ञान भागीदार के रूप में पार्टनर बनेगी और IIM विशाखापट्टनम इसे संचालित करेगा। सम्मेलन की विशेषताओं और प्रतिभागिता की बात करें तो सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? विकसित भारत और सिविल सेवा डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय होगा। कुल सत्रों की संख्या कितनी होगी? तो कुल 6 मुख्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, 6 ब्रेक आउट सत्र आयोजित होंगे। इसमें प्रतिभाग कौन कौन करेगा? तो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जो विचारक होते हैं, थॉट्स लीडर होते हैं, शिक्षाविद जो उद्योग विशेषज्ञ से सम्मिलित होते हैं और ई गवर्नेंस पुरस्कार विजेता, ये सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पर से अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अग्नि 1 का परीक्षण 25 जनवरी 2002 को किया गया था। बताना क्या है? हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है नहीं 1 और नहीं 2। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अग्नि 1 का जो सफल प्रक्षेपण था वो 25 जनवरी 2002 को किया गया था और ये भी उड़ीसा से ही किया गया था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से किया गया। परीक्षण जो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत किया गया है। सभी तकनीकी एवं परिचालन मापदंडों की पुष्टि की गई है। अग्नि सीरीज की बात करें तो अग्नि सीरीज की कुल 6 मिसाइलों को अब तक तैयार किया गया है।
जिसमें से 5 का सफल परीक्षण हो चुका है, 6वां अभी बन रहा है, ठीक है, उसका भी परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो अग्नि 5 अग्नि सीरीज की इस पहली मिसाइल की रेंज 900 से 1200 किलोमीटर तक है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये भी बता दें कि यह जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि सीरीज की, ठीक है। अग्नि पी इस मिसाइल में तकनीक को थोड़ा बढ़ाया गया था। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक थी, ठीक है। वहीं अग्नि 2 की बात करें तो अग्नि सीरीज की इस तीसरी मिसाइल की रेंज 2000 किमी से ज़्यादा रखा गया था। वहीं अग्नि 3 की बात करें तो इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा था। अग्नि 4 की बात करें तो इसे जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी इसका रेंज जो है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा रखा गया था। वहीं अग्नि 5 की बात करें तो ये मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस तकनीक पर बनी है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब कहीं कहीं जो है ये 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा जब रखते हैं तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। अग्नि 6 की बात करें तो फिलहाल अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है, लेकिन भारत अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000 से लेकर के 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों तक मार करने में सक्षम होगा। चलिए आगे बढ़ें तो टीएमबी की बात करें, यानी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से कम होती है, तो जिसे टीएमबी कहते हैं। एसआरबीएम यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो मारक क्षमता 300 से 1000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। एमआरबीएम की बात करें यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसकी मारक क्षमता जो है 1000 से 3500 किलोमीटर तक होती है। वहीं आईआरबीएम की बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 3500 से 5500 किलोमीटर के बीच में होती है। और आईसीबीएम की बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी रेंज या मारक क्षमता जो है ये 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त यार में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, जहाँ भी हो सके इस चैनल को शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और इससे भी बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।